नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीईटी से आपके जो करंट में समसामयिक में जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उनकी चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो समसामयिक कवर की गई है वो जून 2020 से जून 2021 तक की कवर की गई है। ठीक है, तो इस मध्य में ही आपके पीईटी से संबंधित समसामयिक के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला वन लाइनर देखते हैं। वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017-2030 में शामिल है कौन कौन सी योजना जो संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना है जो वनों के लिए बनाई गई है। इसमें है 6 वैश्विक वन लक्ष्य रखे गए हैं और 26 असंबद्ध लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं जो 6 वैश्विक वन लक्ष्य हैं यानी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल हैं, इनकी प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का पहला आकलन उपलब्ध कराने वाली कौन सी रिपोर्ट है। तो एक ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है। इस रिपोर्ट को जारी कब किया गया था? तो 26 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। और वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में 2030 तक वन क्षेत्र में वृद्धि प्रस्तावित है। तो कितनी वृद्धि प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है 3% की वृद्धि प्रस्तावित है कि 3% तक की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, वैश्विक वन लक्ष्य के तहत। चलिए अगला देखते हैं। वह देश जिसने 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट, ठीक है, ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय किया है। कौन देश है? ये जर्मनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जर्मनी ने ग्लाइफोसेट के खरपतवार नाशक रसायन पर रोक लगाई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है इस IQ एयर द्वारा। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, तो इसके द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में है क्या क्या उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें कितने देशों को कवर किया गया है? 106 देशों को कवर किया गया है। 106 देशों की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है भारत। ठीक है, तो तीसरा भारत है। तो ये 3 देशों की जो है टॉप पर हैं। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो आपको बताना विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। नई दिल्ली को जो है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नई दिल्ली जो है जिसका PM 2.5 कितना है? 84.11 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विश्व में प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य। तो प्लेटिपस क्या होता है? ये एक प्रकार का जंतु होता है। और ये जंतु कैसा होता है? ये लगभग आप देखेंगे तो ये बत्तख के समान, डक के समान इसकी चोंच होती है और ये पानी में तैर सकता है, मैमल होता है। और ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के रीजन में पाए जाते हैं। तो यहीं पे जो है विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में तैयार हो रहा है। ठीक है, वैश्विक मीथेन आकलन ग्लोबल मीथेन असेसमेंट जारी किया गया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC तथा UNEP द्वारा। ठीक है, और इस आकलन के अनुसार इस दशक में मानव जनित मीथेन उत्सर्जनों में कमी होगी। कितनी? लगभग बताया जा रहा है 45% तक की कमी होगी। आगे देखते हैं न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र आयोजन किया गया। ठीक है, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित की गई। ये कब आयोजित की गई थी? 26 से 29 अप्रैल 2021 के मध्य की गई थी। अब आपको बताना है, इसी योजना की बात करते हैं। UN फॉरेस्ट फोरम की 16वां संस्करण था इसका। इसमें जो है इसके दौरान जो है वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना बनाई गई जो कि 2017 से 2030 तक की प्लान तैयार किया गया। प्लान ऑफ फॉरेस्ट 2017 to 2030। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल भारत के कितने शहर हैं? तो देखिए बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं। लगभग 22 शहर जो हैं वो भारत के शामिल हैं वर्ल्ड के सबसे 30 प्रदूषित शहरों में। तो 22 तो भारत के ही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब चिंताजनक बात है। भारत में दुर्लभ चींटी उकेरिया की 2
नवीनतम प्रजातियों की खोज की गई है। तो ये कहाँ कहाँ पाई गई है? केरल में पाई गई है और तमिलनाडु में पाई गई। तो उकेरिया नामक चींटी की दुर्लभ प्रजाति पाई गई है केरल और तमिलनाडु में। केरल स्थित पेरियार बाघ अभ्यारण्य में खोजी गई चींटी की नवीनतम प्रजाति का नामकरण किया गया है? उकेरिया जोशी। ये कौन थे? ये जीव विज्ञानी थे। उकेरिया जोशी जो के नाम पर इस चींटी का नाम रखा गया है। और ये किसके नाम पर रखी गई है? ये जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखी गई है। तो अमिताभ जोशी के नाम पर उकेरिया जोशी इस प्रजाति जो चींटी की है पेरियार अभ्यारण्य में बाघ अभ्यारण्य में पाई गई थी उसका नाम रखा गया है। मदुरई से खोजी गई चींटी प्रजाति का नामकरण किया गया है उकेरिया डेकामेरा। और उसकी जो दूसरी प्रजाति है उसका नाम उकेरिया डेकामेरा रखा गया है। भूर सिंह द बारहसिंगा आधिकारिक शुभांकर है किसका है? कान्हा टाइगर रिजर्व का। तो कान्हा टाइगर रिजर्व का जो शुभांकर है वो क्या है? भूर सिंह द बारहसिंगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समुद्री जीवों और कछुओं के संरक्षण के लिए लॉन्च किया है क्या? राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना को लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समुद्री जीवों और कछुओं के लिए। आगे देखते हैं 11 जनवरी 2021 को देश के 146वें राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रबंध प्रभावशीलता का मूल्यांकन मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन जारी किया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण एशिया की 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? दक्षिण एशिया का, ठीक है। तो इसमें सबसे प्रदूषित है गाजियाबाद, फिर है बुलंदशहर, ठीक है, इसके बाद है बिसरक, फिर जलालपुर, भिवाड़ी और नोएडा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के सबसे प्रदूषित शहर है। तो इसमें एटलीस्ट गाजियाबाद और बुलंदशहर दो तो जरूर याद रखिए। इसके बाद हम देखते हैं भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है श्री विलिथिपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। श्री विलिथिपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है ये। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 51वां बाघ अभ्यारण्य है ये श्री विलिथिपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। श्री विलिथिपुथुर मेघमलाई बाघ अभ्यारण्य जो है इसका विस्तृत क्षेत्र कितना है? तो आपको ध्यान रखना है 1000 लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है इसका क्षेत्र है। श्री विलिथिपुथुर मेघमलाई तमिलनाडु में स्थित 5वां बाघ अभ्यारण्य है। तमिलनाडु में स्थित 4 अन्य बाघ अभ्यारण्य और कौन कौन से हैं? तो एक है कलक्कड़ मुंडनथुरई, दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा है मुदुमलाई और चौथा है सत्यमंगलम। तो ये इन सब के भी नाम आपको याद रखने हैं कि सत्यमंगलम, कलक्कड़ मुंडनथुरई, अन्नामलाई और मुदुमलाई। और इसके बाद कौन हो गया? श्रीविलिपुथुर मेघमलाई। अब आप देखिए आगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के प्रथम वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ये कहाँ पे की गई है? बालासोर उड़ीसा में की गई है। तो बालासोर उड़ीसा में क्या किया गया? थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेंदे की नई प्रजाति जो कैरोटीन की 2.8% मात्रा से युक्त है, कौन सी है? अक्रा शुभा, ठीक है, अक्रा शुभा। तो आपको शुभा याद रखना, अक्रा शुभा जो है वो नई प्रजाति है गेंदे की। 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 डॉपलर मौसम रडारों को राष्ट्र को समर्पित किया। और ये राष्ट्र को जो डॉपलर मौसम रडार दिए गए ये कहाँ पे दिए गए? मुक्तेश्वर, एक तो उत्तराखंड में स्थापित है और दूसरा कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। तो ये 2 हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। मुक्तेश्वर उत्तराखंड और कुफरी शिमला, ठीक है। मुक्तेश्वर और कुफरी कहाँ है? शिमला में। और ये देख लीजिए कि डॉपलर जो रडार होते हैं होते कौन से रडार हैं? तो डॉपलर रडार क्या होते हैं? ये एक तरीके के मौसमी रडार होते हैं। ये मौसम की अति सूक्ष्म तरंगों को क्या करते हैं? कैच करते हैं। डॉपलर जो होता है मौसम संबंधी भविष्यवाणी करता है, ठीक है। तो मौसम संबंधी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी रेंज कितनी होती है डॉपलर रडारों की? ये 100 किलोमीटर तक की रेंज इनकी होती है। तो ये मौसम की अति सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लेते हैं जिससे हमें मौसम से संबंधित परिवर्तनों के बारे में पता चल जाता है।
चलिए आगे देखते हैं वर्तमान में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है। तो ये 981 हो गई है, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए हैं, जिसमें से 104 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान हैं, 566 जो हैं आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और 97 संरक्षण रिजर्व हैं, और 214 सामुदायिक रिजर्व हैं। ठीक है, तो 214 सामुदायिक रिजर्व हो गए। आगे देखते हैं भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018। ठीक है, तो लियोपार्ड की जो स्टेटस रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट जारी की गई है। कब जारी की गई? 21 दिसंबर 2020 को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि 2018 जो ये रिपोर्ट आई है 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत में बताया गया कि 62% तेंदुए लियोपार्ड्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि अब भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में लियोपार्ड 12,852 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लियोपार्ड्स कितने हो गए हैं अब? 12,852। फिर भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? इसमें शीर्ष 3 जो राज्य हैं सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, एमपी में है, यहाँ पे लगभग 3,421 हैं। उसके बाद कर्नाटक में है सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र में है। तो आपको एटलीस्ट 2 पहले या पहला एक मध्य प्रदेश तो जरूर याद होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा लियोपार्ड्स जो हैं तेंदुए मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। और 2014 में कितने लियोपार्ड से तेंदुए थे? तो 7,910 थे। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा ज्यादातर, आपको ये ध्यान रखना कि अभी कितने हैं, 12,852। चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन के कारण भारत में कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी आई है? तो 9% की कमी आई है। तो देखिए आप, कार्बन उत्सर्जन में लॉकडाउन की वजह से 9% की गिरावट हुई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सूचक है कि हमारे कार्बन उत्सर्जन में थोड़ी सी कमी आई। इसके बाद देखते हैं दिसंबर 2020 में भारतीय मुरैना ग्रास की नवीनतम प्रजाति की खोज की गई। तो ये कहाँ पे खोजी गई है? ये पश्चिमी घाट के गोवा के क्षेत्र में खोजी गई है ये घास। भारतीय मुरैना ग्रास की नवीन खोजी की प्रजाति को नाम क्या दिया गया है? इसका नाम है इस्वायामम जनार्थमी। ठीक है, तो इसका नाम भी देख लीजिए। उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण का नया तरीका विकसित किया गया है। तो ये किसने विकसित किया है? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने किया है। क्या? उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों का सर्वेक्षण किया गया है, सर्वे किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दल द्वारा। महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये ओशियंस का डेटा मैनेजमेंट करता है। तो इसका नाम क्या है? डिजिटल ओशन। ठीक है, डिजिटल ओशन इसका नाम है। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है इनक्वाइस शॉर्ट फॉर्म में। इनक्वाइस क्या है? ये एक प्रकार की स्वायत्त निकाय है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है किसके द्वारा? विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग उन समुद्री तटों को दिया जाता है जो बहुत ही स्वच्छ होते हैं। ठीक है, तो उनको ब्लू फ्लैग एक तरीके का सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, एक लेबल है जो कि दिया जाता है। और जिन तटों को दिया जाता है उनको, उसमें देख लेते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया। कहाँ पे? देश के 8 समुद्री तटों पर फहराया गया, यानी कि 8 समुद्री तट जो हैं ये विश्व के मानक पर खरे उतरे हैं और स्वच्छ समुद्री तट हैं। अब ये तट हैं कौन कौन से, इनको पे एक नज़र डाल लेते हैं। इनमें जो प्रमुख 8 स्वच्छ हैं ब्लू फ्लैग जिनको मिला है, कप्पड़ केरल का तट है, शिवराजपुर जो कि गुजरात का एक तट है, घोघला जो है घोघला दीव का एक तट है। ठीक है, इसके बाद कासरकोड है तथा पुदुविथिरी है, ये कर्नाटक के तट हैं। ऋषिकोहा है आंध्र प्रदेश का तट, गोल्डन है उड़ीसा का तट, और राधानगर है अंडमान और निकोबार का तट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये 8 तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आद्य भूमियों पर अभिसमय को इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है? रामसर अभिसमय। और रामसर अभिसमय का जो नामकरण किया गया था किस शहर में किया गया था? ये ईरान में किया गया था। ईरान में स्थित है रामसर और उसी के नाम पर किया गया।
फिर वर्तमान में रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या क्या है, तो 171 है। 171 देशों की संख्या हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में विश्व में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 2422। ठीक है। 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था, ये कोबार्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है, उसको सबसे पहले शामिल किया गया था। 23 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। भारत का कौन सा नवीनतम स्थल है, तो भारत का हाल में जो शामिल हुआ रामसर स्थल है वो है तुत्सो-कर। ये कहाँ, ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख का आर्द्रभूमि क्षेत्र तुत्सो-कर है। ठीक है, इसको बहुत ही, इसमें टी जो है वो साइलेंट है, इसको तुत्सो-कर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल है। इसमें कौन है, तुत्सो-कर झील है जो कि खारे पानी की एक झील है, और इसको जो है तुत्सो झील स्टार्ट्स पुक भी है। ठीक है, ये ताजे पानी की झील है, तो ये दोनों मिलाकर एक बनता है। तो तुत्सो-कर में मतलब एक खारे पानी की झील है और एक ताजे पानी की भी झील है। तुत्सो-कर आदि आर्द्रभूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल किस जीव का है, तो ये काली गर्दन वाले सारस का महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल भी है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो ये 42 हो गई है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी, तो लद्दाख में अब 2 रामसर स्थल हो गए हैं। पहला कौन सा है, तुत्सो मरोरी झील है जो कि 2002 में रामसर भूमि क्षेत्र में शामिल की गई थी। उसके बाद दूसरा अभी जो वर्तमान में बना है 2020 में, ये तुत्सो-कर है जो कि आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में जिसको रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है के अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंध निर्दिष्ट किया। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है पहली बात, और ये 10 आर्द्रभूमियों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में प्रदर्शित किया गया। आगे देखते हैं, नवनिर्दिष्ट 10 रामसर स्थलों में शामिल उत्तर प्रदेश में कितने शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश के 6 शामिल हैं। 6 स्थलों को जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब ये 6 स्थल हैं कौन कौन से, इन पे नजर डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 6 स्थल हैं। पहला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्र, उन्नाव में पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र है जो कि गोंडा में पड़ता है। फिर समान पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र है मैनपुरी का। फिर सांडी है हरदोई का पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र, इसको भी शामिल किया गया है। समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है रायबरेली का है, और सरसई नवर झील जो है ये इटावा की है। तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हैं 6 रामसर आर्द्रभूमियों में शामिल स्थल। और टोटल भारत में हमने यहाँ पे देखा था, टोटल भारत में कितने हैं, 42 हैं रामसर स्थल। चलिए आगे देखते हैं, 16 अक्टूबर 2020 में पुनः अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में निर्दिष्ट किए गए भारत के स्थल कौन कौन से हैं, ये 2 हैं जो अभी हमने बात की। 16 अक्टूबर 2020 को भारत में 2 रामसर स्थलों में शामिल है कांवर ताल आर्द्रभूमि तथा आसन संरक्षण रिजर्व। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 2020 को जो शामिल किए गए थे 2 रामसर स्थल, वो 2 हैं। और ये 2 थे कौन से, कांवर ताल आर्द्रभूमि थी जो कि बिहार में स्थित है, और आसन संरक्षण रिजर्व जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 11 नवंबर 2020 को भारत ने पुनः जिन 2 रामसर स्थलों के रूप में निर्दिष्ट किया गया, इसमें सुर सरोवर कीठम झील है और लोनार झील है। ठीक है, तो ये 2 और जो 11 नवंबर को शामिल हुए, इसको प्रदर्शित किया गया, सुर सरोवर कीठम झील को भी और लोनार झील को भी। तो ये भी ध्यान रखना है, इनको भी आर्द्रभूमि स्थल के रूप में जो है भारत ने जो है निर्दिष्ट किया है। आगे देखते हैं वो रिपोर्ट जिसका तीसरा संस्करण 2 जुलाई 2020 को जारी किया गया, ये है वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट। ठीक है, वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट को जारी किया गया। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का शीर्ष ई कचरा उत्पादक देश कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चीन जो है वो विश्व का शीर्ष ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरे से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे में चीन शीर्ष पे है, और ये लगभग कितना है, तो आप राउंड फिगर में ध्यान रखिए कि ये लगभग जो है 10,000 किलो टन के बराबर ये ई कचरा उत्पादित किया है। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष ई कचरा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत तीसरे नंबर पे है। तो पहले पे हो गया चीन, भारत हो गया तीसरे पे। तो भारत का भी स्थान इंपॉर्टेंट है और पहला भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने कितना जो है ई कचरा उत्पादित किया है, भारत ने लगभग 3,230 किलो टन। ठीक है, तो चीन ने कहा 10,000 टन और भारत का कहा 3,230 किलो टन। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 अधिसूचित किया गया है। ये कब की गई है, 7 अगस्त 2020 को।
दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 अधिसूचना जारी होने की तिथि से वैध रहेगी। लगभग 3 वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति दिल्ली की वैध रहेगी। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में दिल्ली सरकार द्वारा गठन किया गया है किसका? राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का। आगे देखते हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के तहत वर्ष 2020 तक दिल्ली में नए पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत बढ़ाकर कितना किया जाना है? 25% किया जाना है। तो 25% जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाए जाएंगे दिल्ली में, ऐसा इनकी नई नीति में उल्लेखित है। सुर सरोवर स्थित है कहाँ पे? ये है आगरा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोनार झील स्थित है, ये बुलाड़ा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और हम देखते हैं यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, जिसे हम मैब कहते हैं, मैब का फुल फॉर्म होता है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, की शुरुआत कब की थी? ये की थी शुरुआत इसने 1971 में शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत अब देखते हैं इसमें खास बात क्या है कि मानव और जैव मंडल मैप कार्यक्रम जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में संरक्षित जैव मंडलों में वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया भारतीय स्थल कौन सा है? ये पन्ना जैव मंडल रिजर्व है। ठीक है, पन्ना जैव मंडल रिजर्व को शामिल किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को ने संरक्षित जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय कुल स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये है 12। तो यूनेस्को के जो संरक्षित जैव मंडल रिजर्व हैं उनमें जैव मंडलों में वैश्विक नेटवर्क के रूप में शामिल भारतीय स्थल कितने हैं? 12। पन्ना जैव मंडल रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध जिन 7 चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों उपयोग का पर प्रतिबंध की पुष्टि की गई वो हैं कौन से? तो आपको ये ध्यान रखना कि 7 ऐसे प्रदूषक हैं, जैविक प्रदूषक, जो कि प्रतिबंधित किए गए। और इसमें कौन कौन से थे तो आप नाम एक बार देख लीजिए, याद रखना तो बहुत मुश्किल है। क्लोरडिकोन, ठीक है, हेक्सा ब्रोमोबाइफेनिल, हेक्सा ब्रोमोडाइफेनिल ईथर, हेप्टोब्रोमाइड डाइफेनिल ईथर, ठीक है, टेट्रा ब्रोमोडाइफेनिल ईथर, पेंटा ब्रोमोडाइफेनिल ईथर। ठीक है, उसके बाद 5वां है पेंटाक्लोरोबेंजीन, इसके बाद है 6ठा हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडीकेन, इसके बाद 7वां है हेक्सा क्लोरोब्यूटाडिएन। ठीक है, तो ये 7 जो प्रदूषक हैं इनको प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की गई थी। कब की गई थी? 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। ISFR जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019, इस देश में कुल कितने टोटल फॉरेस्ट कवर कितने हैं? तो ये 71.22 मिलियन हेक्टेयर लगभग क्षेत्र जो है, और अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो ये लगभग हो जाता है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये टोटल फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो मिलियन में भी पूछ सकता है और किलोमीटर में पूछ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह कि दोनों में सेम ही है। तो आप केवल 71 याद रखिए, 71 की डिजिट की, ये 71 जो है ये टोटल फॉरेस्ट कवर है। तो चाहे मिलियन हेक्टेयर में पूछे चाहे किलोमीटर में पूछे, आपको 71 याद रहेगा तो आपको टिक मार देना है। फिर ISFR 2019 की अनुसार देश में कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67 है। ठीक है, तो 21.67% है, इसको ध्यान रखना है। ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण अनुमानित है कितना? 9.50 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ये देश का कुल ट्री कवर एरिया है। ठीक है, वृक्षावरण जिसमें कवर है। ठीक है, तो टोटल हमने देखा था टोटल कवर फॉरेस्ट कवर एरिया कितना था? ये था 71। और अगर हम बात करें ट्री कवर एरिया की तो ये हो गया आपका 95। इसमें पॉइंट लगा देंगे तो ये मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, और सिर्फ 95 इसको याद रखेंगे तो ये 95,000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ISFR 2019 के अनुसार देश के कुल वृक्षावरण में देश के भौगोलिक क्षेत्र है कितना? 2.89%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, 2.89%। ठीक है, 2.89% है
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण, ठीक। और हमने अभी वनावरण की जब बात की तो वनावरण कितना है, 21.67% है। ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ठीक है, तो फॉरेस्ट का भी पूछा है और ट्री का भी पूछा है, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया ये कितना, 80.73 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो 80,000 लगभग 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो आपको बस 80 याद रखना है। तो टोटल फॉरेस्ट मिला दीजिए और ट्री कवर मिला दिए। तो ट्री कवर हमने देखा था 71 था और जो आपका फॉरेस्ट हो जाएगा उसको मिला दीजिए इसमें, तो ये टोटल आपका निकल आएगा 80। आपको याद रखना है। 2017 की तुलना में 2019 में जो देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण वृद्धि कितनी हुई, तो लगभग 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर अगर 2017 से 2019 की तुलना करें तो वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो केवल वनावरण की बात कर रही है, इसमें फॉरेस्ट को हटा दिया गया है, तो वृक्षावरण को हटा दिया गया, ट्री कवर को हटा दिया गया है, तो ये वनावरण केवल कितना है, 3,976 वर्ग किलोमीटर है। 2017 की तुलना में 2019 में देश में वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई। अब सिर्फ ये ट्री कवर की बात कर रहे हैं तो 1,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अगर केवल ट्री का पूछा, ठीक है, तो ये हो गया 1,212, और अगर केवल वन का पूछा, फॉरेस्ट का पूछा, तो ये होगा 3,976। अगर दोनों पूछ लिया तो दोनों कितना है आपका, 5,188 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं 2019 के अनुसार क्षेत्रफल के संदर्भ में देश में सर्वाधिक वनावरण वाला लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया किसका है, तो ये मध्य प्रदेश का जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। एरिया याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आप प्रदेश का नाम याद रखिए कि MP में सबसे ज्यादा है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। फिर 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि दर्ज की है। पहला है स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान है केरल का। तो आप बस पहला स्थान याद रखिए, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव आवरण जो है वो कितना है, तो 4,975 वर्ग किलोमीटर है, और ये पिछले वर्ष यानी 2017 की तुलना में, पिछले रिपोर्ट के तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर अधिक है। तो अब इसमें है कि मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, तो ये दर्ज की गई है गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में मैंग्रोव की वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की गई है 2017 की तुलना में। अब देखते हैं 2019 में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है, तो उत्तर प्रदेश में आपका 14,806 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो राज्य के कुल अगर हम भौगोलिक क्षेत्र का इसको निकालें तो ये 6% होता है, लगभग 6.15%। 2017 की तुलना में ISFR 2019 में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है कितनी, लगभग 127 वर्ग किलोमीटर। तो कुल वनावरण में जो वृद्धि दर्ज की गई 2017 से 2019 के बीच में लगभग 127 वर्ग किलोमीटर। 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो ट्री कवर जो है उत्तर यूपी में 7,342 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.05% है। और वनावरण कितना था हमने पढ़ा था, तो वनावरण अगर आप देखें तो 14,806 था, और इसका प्रतिशत कितना था, ये प्रतिशत था 6% के लगभग, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि वृक्षावरण और वनावरण के लिए। तो दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित आपके PT के लिए महत्वपूर्ण करंट थी, और इसके बाद हम मिलते हैं चलिए दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।